सो हेलो हाय नमस्ते राम राम सत श्री अकाल जय हिंद। आप सभी लोगों को कैसे भी आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे। स्वागत है आपका आपके प्यारे इस चैनल पे एक और बार, और आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार मुझे कंफर्म कर दो कि एवरीथिंग इज ऑडिबल एंड क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो यालिनी सम्राट, हेलो आयुष चौहान, हेलो बेटा, सभी को नमस्ते। ठीक है। और हाँ जी। तो बात लेकर चलते हैं इस चीज़ की। आयुष चौहान, हेलो हेलो बेटा, हेलो। तो जय हिंद स्नेहा, जय हिंद बेटा, जय हिंद। तो काफ़ी सारी बातें मेरे डिस्कशंस हुए, और ठीक है। हेलो अकरम, हेलो बेटा, हेलो आयुष, हेलो हेलो अकरम, सभी को नमस्ते भाई, नमस्ते। चलो जल्दी आ जाओ, फिर हम क्लास को स्टार्ट करें, यहाँ टाइम हो रहा है आज का क्लास का भी। ठीक है। जय हिंद सभी को। ठीक है सर, मैं अपना बैकलॉग क्लास कंप्लीट कर लिया। बहुत बढ़िया यार, बैकलॉग अगर कंप्लीट कर लिया तो इससे खुशी की बात अपनी ज़िंदगी में क्या हो सकती है, अगर बैकलॉग ही कंप्लीट हो गया तो बहुत बहुत बधाई हो आपका, आपका बैकलॉग कंप्लीट हुआ। ठीक है। जय हिंद सभी को, जय हिंद। ठीक है। और आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अगर मैं बात लेकर चलूँ आज के टॉपिक की, जय हिंद सभी को, सभी को। ठीक है जी। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं मोहित, ठीक है, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया वैसे तो। ठीक है। तो आज मैं जो चीज़ें स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोग कुछ फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं आज के दिन। और वो फॉर्मूले क्या हैं उन सबको देखिएगा। तो आज मैं आपको जो फॉर्मूले बताऊंगा वो सारे के सारे फॉर्मूले इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर था, या इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर था उससे रिलेटेड है। कहने का मतलब ये हुआ, आपको कोई भी नया फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, उन्हीं फॉर्मूले से मिलते जुलते फॉर्मूले मैं आपको करा दूंगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर आता है, अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, यानी आपको विद्युतीय धारा आता है या फिर स्थिर विद्युतीय आता है, तो आप ये समझ लीजिए आपको इसके फॉर्मूले याद है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप ये समझ लीजिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस इतनी सी बात समझ के चलिए। तो आप ये समझ के चलिएगा। हेलो शिवांगी, हेलो बेटा। ठीक है, मैथ्स करके आए हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो, अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो सुनिएगा मेरी बात को कि मैं क्या कह रहा हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मूले मिलते जुलते। आप मुझे थोड़ा सा ये जरूर बता दीजिएगा ऊपर की साइड आपको क्लियर दिखे तो। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, एक लाइटिंग ऊपर एक्स्ट्रा करवा ली है, तो इस वजह से अगर आपको कुछ भी लाइट की वजह से ना दिखे तो मुझे बता देना, लाइट ऊपर वाली बंद करवा दूंगा। ठीक है। हम लोग लिखने वाले हैं बेटा कि इलेक्ट्रिसिटी से, यानी इलेक्ट्रिसिटी और इसमें क्या समानता है। और मैं आपको कोई नया फॉर्मूला बताना नहीं चाहता हूं, मैं आपको बहुत इजी तरीके से आपको ये चैप्टर समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको इन दोनों के बीच में तुलना करके बता रहा हूं कि दोनों के बीच में तुलना करने पर क्या क्या चीजें निकलेंगी। तो इधर हुआ इलेक्ट्रिसिटी और इधर हुआ हीट का चैप्टर, जो आप ऊष्मा पढ़कर चल रहे हैं। हम देखते हैं कि दोनों के फॉर्मूले में क्या क्या समानता है। दोनों के फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों के फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। यकीन मानो, दोनों के फॉर्मूले में कोई भी अंतर नहीं है। सिंपल सी बात। ठीक है जी। चलिए आइए जरा समझते हैं एक एक करके फॉर्मूले को। तो पहली बात अगर मैं लिखना चाहूं बच्चों, तो मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बता के चलना भाई। ये बताओ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युतीय धारा का फॉर्मूला क्या होता है आपके हिसाब से। अगर मैं बात लेकर चलूं इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है बेटा, जिसको हम वैद्युत धारा कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है, तो कितना होता था, I बराबर Q बाई टी। Q को आप क्या बोलते थे, चार्ज। चार्ज मतलब क्या होता था, आवेश होता था। बाकी समय को आप, तो बेटा यहां पर भी तो करंट बहता है, यहां पर भी धारा यानी करंट बहता है, लेकिन यहां करंट का नाम क्या होता है, हीट करंट। देखो वहां पर इस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो यहां बोलते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है वो क्या जाती है, हीट जाती है। तो यहां करंट यानी धारा की तरह हम ऊष्मा को मानते हैं। ये समझ लो कि वहां बिल्कुल ऐसा ही चीज है। तो यहां पर उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज को हम यहां पर थर्मल करंट। और थर्मल करंट की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो थर्मल करंट को हम हिंदी में बोलते हैं ऊष्मीय धारा। और ऊष्मीय धारा की बात मुझे ये बताना, यहां पर ऊष्मीय धारा का फॉर्मूला क्या होगा बेटा। वहां पर आवेश जाते हैं, चार्ज जाते हैं, चार्ज जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं। यहां पर एक जगह से दूसरे जगह क्या जाता है, यहां पर एक जगह से दूसरे जगह क्या जाता है, क्या हुआ,
सर साइड से नॉइस आ रही है। नॉइस क्यों आ रही है भाई? एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, फिर मैं नॉइस को कम करता हूँ। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। हेलो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत टेक्निकल इश्यू चलता रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को समझिएगा, मेरी बात को समझ के चलिएगा। वायर वायर की वजह से कभी कभी हो जाता है, तो आप ये समझ के चलिएगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमने लिखा आई बराबर क्यू बाई टी। तो करंट वाले चैप्टर में यानी धारा वाले चैप्टर में हमेशा क्या चलते थे? आवेश चलते थे, यानी चार्ज चलते थे। तो चार्ज की वजह से क्या आता था? करंट आता था। यहां पर चार्ज नहीं जाते हैं, यहां पर क्या जाता है? ऊष्मा जाती है। तो यहां हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जिसकी वजह से धारा आती है। तो उसको हम क्या लिखते हैं? उसको हम लिखना चाहें तो H बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। एक्चुअल में क्या था, मैंने आवाज बढ़ाने के लिए ना मैंने आवाज बढ़ाने के लिए साउंड एम्पलीफाई कर दिया था। तो साउंड एम्पलीफाई करने से क्या होती है? नॉइस आ जाती है, तो सी की ऐसी कुछ आवाज आने लग जाती है बीच बीच में। तो इसलिए थोड़ा सा, इसलिए आप लोग कभी कभी बोलते हो ना, तो इसी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? H बराबर होता है क्यू बाई टी। तो H बराबर क्यू बाई टी होता है, और यहां पर इसको फॉर्मूले को क्या लिखते हैं? ऊष्मा से स्थिर। ये बात बिल्कुल समझ लो कि जिस चीज को वहां चार्ज कहते हैं उस चीज को यहां हीट कहते हैं। वहां पे चार्ज चलते हैं, वहां पे हीट चलती है, वहां पर आवेश चलते हैं, यहां पर ऊष्मा चलती है। बस इतना समझ लीजिए, दोनों के फॉर्मूले बिल्कुल सेम टू सेम है। वहां फॉर्मूला था आई बराबर क्यू बाई टी, यहां पर है H बराबर क्यू बाई टी, यानी ऊष्मा बटा समय, ऊर्जा बटा समय, ऊष्मा बटा समय। और इस तरीके से हम इसको लिखकर चलते हैं। बात क्लियर है भैया जी? तो आप ये समझ के चलिएगा कि इसी को हमें लिखकर चलते हैं। अगली बात, एक बात मुझे बताइएगा, अगर आप रेसिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं भूले हैं, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं भूले हैं, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता था? इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, जिसका हम विद्युतीय धारा कहते थे, विद्युतीय प्रतिरोध कहते थे, क्या आप मुझे बता सकते हो उसका फॉर्मूला क्या था? अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो मेरे भाई, क्या आप लोग आर बराबर डेल्टा वी अपॉन आई लिखते थे? मुझे बताओ कौन सा ऐसा बंदा है इस दुनिया में जो मुझे नहीं बता सकता कि इसका फॉर्मूला सर जी ये होता है? क्या ये फॉर्मूला नहीं होता है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं भाई? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं मेरे भाई? भैया जी, यहां पर प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता था? डेल्टा वी अपॉन आई होता था, यानी वी इक्वल्स टू डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर। तो वहां से लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन आई। वहां पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं, यानी विभवांतर बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, तो करंट देता है। यहां हीट क्यों बहती है? ऊष्मा क्यों बहती है? मुझे ये बताओ। जिस चीज को वहां डेल्टा वी बोलते हैं, जिस चीज को वहां डेल्टा वी बोलते हैं, जिस चीज को वहां पर डेल्टा वी बोलते हैं, यानी जो उसको हम वहां पे विभवांतर कहते हैं, जिस अगर विभवांतर होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो भी तो करंट बहेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, यहां पर हीट क्यों बहेगी? दोनों जगह क्या अंतर होगा? यानी वहां पर जिसको हम डेल्टा वी बोलते हैं, जिसकी वजह से धारा बह रही है, तो यहां ऊष्मा किस वजह से बह रही है? यानी वहां पर जो विभवांतर था वो चीज यहां पर क्या कहलाएगी? तो अगर मैं बात लेकर चलूं क्या कहलाएगी, तो यहां पर उसको थर्मल रेसिस्टेंस कहते हैं। और थर्मल रेसिस्टेंस की बात लेकर चलूं, थर्मल रेसिस्टेंस जो ऊष्मा को बहने में विरोध पैदा करता है, थर्मल रेसिस्टेंस जिसको हिंदी में ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। और अगर ऊष्मीय प्रतिरोध का फॉर्मूला लिखा जाए बेटा कितना होगा, तो आर एच का फॉर्मूला किसके बराबर होगा? आर एच का फॉर्मूला, हीट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला या थर्मल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होगा डेल्टा थीटा अपॉन आई, और आई को यहां पर एच से लिखते हैं। मुझे बताइए क्या बात ठीक है? क्या बात ठीक है मेरे भाई? क्या बात ठीक है भैया? यहां पर तापमान में अंतर होगा तभी तो हीट फ्लो करेगी। यहां पर, वहां पर विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो धारा बहेगी। यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो ऊष्मा बहेगी। तो जिस चीज को वहां डेल्टा वी बोलते हैं उस चीज को यहां पर डेल्टा थीटा बोलते हैं। जिस चीज को वहां पर डेल्टा वी बोलते हैं उस चीज को यहां पर डेल्टा टी बोलते हैं या डेल्टा थीटा बोलते हैं। जिस चीज को वहां विभवांतर कहते हैं उस चीज को यहां पर तापांतर कहते हैं। जिस चीज को वहां पर विभवांतर कहते हैं उस चीज को यहां पर तापांतर कहते हैं। बाकी फॉर्मूले बिल्कुल सेम टू सेम है भाई।
ये समझ लो, फॉर्मूले बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है भाई। सिंपल सी बात समझ के चलो, आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर कैपिटल क्यू बाई टी। आप ये समझ के आई बराबर डेल्टा वी बराबर आई बराबर डेल्टा थीटा बाय आर, वही आई बराबर इतना, तो अगर आर बराबर तो डेल्टा थीटा पर आई। तो ये समझ के चलो, इस तरीके से फॉर्मूले लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला और लिखा था, अगर आप नहीं भूले हो तो आपको याद होगा, आपने एक फॉर्मूला लिखा था आर बराबर रो एल बाय ए, या फिर आपने फॉर्मूला लिखा था आर बराबर एल अपॉन सिग्मा इंटू ए। याद करो, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलवा दूं, ये फॉर्मूला क्या कहलाता है, इसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं, इसको चालकता कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो ये किसका है, चालकता है, चालकता है। इसकी बात लेकर चलो तो इसको हम क्या बोलते थे, इसको रेसिस्टिविटी बोलते थे। रेसिस्टिविटी का मतलब क्या होता था, प्रतिरोधकता होता था। ये वहां पर क्या होता था, प्रतिरोधकता होता था, और ये प्रतिरोध का फॉर्मूला हुआ करता था। यहां पर चालकता किसको लिखते हैं, यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी किससे लिखते हैं, सिंबल क्या होता है, कल पढ़ाया था, बताओ मुझे। यहां पर कोई अच्छा चालक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो उसको हम किस नंबर से बताएंगे, यहां पर कंडक्टिविटी को किससे लिखते हैं, यहां चालकता को किससे लिखते हैं। तो बेटा अगर मैं यहां पर चालकता को लिखना चाहूं कि आर बराबर कितना होगा, तो मेरे भाई यहां पर चालकता को क्या मैं लिख सकता हूं, आर बराबर एल अपॉन के इंटू ए लिखा जा सकता है। मुझे बताओ, क्या आर बराबर एल अपॉन के नहीं लिख सकते। और इसको यहां पर क्या बोलते थे, थर्मल कंडक्टिविटी बोलते थे। बेटा फॉर्मूले में क्या ऐसा अंतर आ गया है जिसको आप नहीं बता पा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, ऊष्मीय चालकता कहते हैं। और ये आपने कल फॉर्मूला पढ़ा था। बताइए दोनों फॉर्मूले में क्या अंतर है, वहां सिग्मा होता था और यहां क्या होता है बच्चों, के होकर चलता है। वहां पर सिग्मा होता था, यहां पर क्या होता है, के होकर चलता है। वहां पर सिग्मा होता था, यहां पर क्या होता है, के होकर चलता है। मुझे बताइए, वहां पर सिग्मा होता था, यहां पर कितना होता है, के होकर चलता है। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो वहां पर जिस चीज को हम ये बोलते थे, इस चीज को यहां पर क्या बोलते हैं, इससे लिखकर चलते हैं। तो आर बराबर वहां होता था एल अपॉन सिग्मा ए, और यहां कितना होता है, आर बराबर एल अपॉन के। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। रट्टा मत मारो, हर चीज को कॉन्सेप्ट वाइज समझो, दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया। एक छोटी सी बात डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, हिंदी में बात लेकर चलूं तो ऊष्मीय चालकता की विमा। तो ऊष्मीय चालकता की क्या विमा होगी, ऊष्मीय चालकता कहां से आ गया। अच्छा, ऊष्मीय चालकता तो हम निकाल चुके हैं कल। आज हम थर्मल रेसिस्टेंस निकालते हैं, वो तो हम कल निकाल चुके हैं यार। डायमेंशन ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस यानी ऊष्मीय प्रतिरोध की विमा, ऊष्मीय प्रतिरोध की विमा। हम जानना चाहते हैं कि थर्मल रेसिस्टेंस की डायमेंशन कितनी निकलेगी। और बच्चों अगर थर्मल डायमेंशन निकालना चाहूं तो मुझे एक बात बताना, क्या आप लोगों ने फॉर्मूला लिखा था आर बराबर, आपने थर्मल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आर बराबर डेल्टा थीटा अपॉन में एच लिखा था। और आपको याद होगा एच का फॉर्मूला क्या होता था, एच का फॉर्मूला होता था एच बराबर डेल्टा थीटा अपॉन में एच बराबर होता था क्यू अपॉन में टी होता था। भूले तो नहीं होगे। एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को लिखते हैं। अगर मैं इस बात को लिखना चाहूं तो कितना होगा, आप ये समझ के चलिएगा। अगर मैं इसको लिख दूं तो इसकी विमा क्या लिखी जाएगी, क्या आर की विमा डेल्टा थीटा मतलब तापमान में परिवर्तन कैसे लिखेंगे, और अपॉन में बात लेकर चलूं तो इनटू में टी ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर टी का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, और नीचे फॉर्मूला क्या बचेगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा ऊष्मा का। इसको फॉर्मूले को लिखना चाहूं कितना होगा, तो मेरे भाई m की पावर हो जाएगा -1, L2 ऊपर जाएगा L की पावर -2, T ऊपर जाएगा T की पावर 3, T की पावर हो गया 3, और K ऊपर है ही। तो इसकी डायमेंशन की बात लेकर चलूं तो आप इसको रट्टा मत मारिएगा, बस कॉन्सेप्ट समझिएगा कि कितना होगा कितना नहीं होगा। तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो इतना निकल कर आएगा। ठीक है तनु वर्मा, ठीक है जी, ठीक है जी।
चलिए जी, क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो इसकी डायमेंशन की बात लेकर चलूं तो थर्मल रेसिस्टेंस की डायमेंशन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। बोलो किसी को कोई दिक्कत? बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो ठीक है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इस चीज को हम ऐसे लिखकर चल सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है जी, सुनिएगा मेरी बात। आपने करंट वाला जब फॉर्मूला पढ़ा था, जब आपने करंट का फॉर्मूला पढ़ा था, यानी जब आपने वो वाला चैप्टर पढ़ा हो अपनी जिंदगी में कभी, तो आप याद कीजिए उस चैप्टर में आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी प्रतिरोध में, सीरीज कॉम्बिनेशन है श्रेणी क्रम में, अगर इसका प्रतिरोध R1 था, इसका प्रतिरोध R2 था, तो यहां पर फॉर्मूला आपने क्या लिखा था? R बराबर R1 प्लस R2 लिखा था, और इसको आपने क्या कहा था? सीरीज कॉम्बिनेशन कहा था, श्रेणी क्रम कहा था। भूल तो नहीं गए? और जब मैं आपसे कह रहा हूं ये वाला चैप्टर और वो वाला चैप्टर बिल्कुल सेम टू सेम है, तो यहां पर भी अगर आप दो धातु यानी दो मेटल अगर जोड़ दोगे तो उनका रेसिस्टेंस भी तो इतना ही हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है मेरे भाई, सिर्फ निशान का फर्क है, सिर्फ चिन्ह का फर्क है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अगर आप यहां पे दो धातु जोड़ दोगे, एक के बाद एक धातु, सिल्वर के आगे कॉपर जोड़ दिया, और आपने बोला सर नया थर्मल रेसिस्टेंस कितना होगा, नया ऊष्मीय प्रतिरोध कितना होगा, तो बेटा उतना ही होगा जितना करंट वाले चैप्टर में था। आर बराबर R1 प्लस R2, सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में आर बराबर कितना था? R1 प्लस R2 था। वही फॉर्मूला यहां भी यूटिलाइज करना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इतना होता था, और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात लेकर चलूं तो समांतर में, अगर आप वो चैप्टर नहीं भूले हो तो मैं आपको बता दूं उस चैप्टर में जो था बिल्कुल सेम टू सेम यहां पर है। यहां पर बात लेकर चलूं कितना होगा अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं मेरे भाई, और इसका प्रतिरोध R1 है और इसका प्रतिरोध R2 है, तो नया प्रतिरोध निकलेगा 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस में होगा 1/R2। मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बताया जिसको आपको रट्टा मारना पड़े, आप लोग ये पहले भी पढ़ चुके हो। इसको समांतर क्रम कहा जाता है, और समांतर क्रम में जो फॉर्मूला था वो यही यहां पर है, और इसको आप ऐसे भी लिखते थे R बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर आपको पुरानी जिंदगी में, पुनर्जन्म में, अगर आपको कोई चीज पुराने जमाने की याद रह गई हो तो वो ये है। पिछले जन्म में यही आप लोगों ने पढ़ा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम में 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, और सीरीज कॉम्बिनेशन की बात लेकर चलूं तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। मुझे बताइए किसी को कोई दिक्कत हो? बोलो भाई। ठीक है। हम्म, चलिए ठीक है, बोलो। नितिल सर, ये चैप्टर कब होगा? बेटा अभी 20 दिन और लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, है ना? आप कल फिर मत पूछना, क्योंकि कल भी तुमने ये सवाल पूछा था मुझसे। 20 दिन और लगेंगे, अगर छोड़ दो तो तुरंत हो जाए। अगर मैं बीच में छोड़ दूं सारे टॉपिक तो तुरंत हो जाएगा। जैसे थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन छोड़ देता हूं तो तुरंत हो जाएगा, अगर चैप्टर पूरा ही करना है तो सब लोग करते हैं, अपन भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन आया था एनडीए के पेपर के लिए, और मैं चाहता हूं कि उस पेपर को डिस्कशन कर ले। एनडीए का एक क्वेश्चन हम डिस्कशन करके चल रहे हैं, क्योंकि ये पेपर में आया था, तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि इस बार के एग्जामिनेशन में अगर आ जाए तो आप लोग एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। मेरी बात समझना, वो क्या था? वो था कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। हिंदी में बात लेकर चलूं तो इसको बोलते हैं ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय चालकता का संयोजन। संयोजन कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप दो धातु मिला दोगे तो नया क्या हो जाएगा? दो धातु मिला दोगे क्या नया हो जाए? सर नया चैप्टर है ये क्या? प्लीज। हाँ बेटा ईशान, नया चैप्टर बेटा। चलिए जी, एक बात समझ के चलिएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी में पहला कॉम्बिनेशन जो है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। कितने दिनों बाद आ रहे हो बेटा आयुष? कितने दिनों बाद आ रहे हो बेटा? श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। आपने कई बार ऐसा बर्तन देखा होगा जिस बर्तन में नीचे की तरफ आपको पीतल दिखाई देती होगी, है ना, और ऊपर की तरफ आपको स्टील दिखाई देती होगी। आपको एक से ज्यादा बर्तन दिखाई देते होंगे जिसमें अलग अलग होगा। ऐसे आपने तवे भी देखे होंगे जिसका नीचे वाला
पीतल वगैरह का होगा, कॉपर वगैरह किसी का होगा, और ऊपर वाला अलग मटेरियल का होगा, लोहा हुआ लगा होगा। तो आपने एक से ज्यादा धातु जुड़ी हुई देखी होंगी। तो आखिर एक से ज्यादा धातु जोड़ने से क्या वो गुड कंडक्टर बन जाते हैं, यानी और अच्छे चालक बन जाते हैं, या बैड कंडक्टर हो जाते हैं और बुरे चालक बन जाते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि अगर दो धातु को मिला दूंगा एक के बाद एक, तो कौन से क्या हो जाएगा, यानी चालकता पे क्या असर होगा। और ये भी जानना चाहते हैं कि अगर दो धातु समांतर क्रम में जोड़ दोगे, जैसा आप अपनी भगोने में करते हो, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि कितना होगा कितना नहीं होगा। ठीक है जी। तो अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन चाहता हूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना होगा, सुनिएगा। थोड़ा सा टॉपिक अब हम अच्छे पे चल रहे हैं, सुनिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक के बाद एक धातु को जोड़ देना, एक धातु के बाद एक धातु को जोड़ देना। काम करता हूं, यहीं लिख देता हूं। थोड़ा बड़ा भी हो गया। चलिए सुनिएगा मेरी बात। मान लेते हैं दो धातु हैं, और दो धातु हैं, एक की लंबाई बेटा हम कह देते हैं L1 है, और दूसरे की लंबाई हम मान लेते हैं L2 है। हम मान लेते हैं इन दोनों का काट का क्षेत्रफल A है, और इसकी ऊष्मी चालकता हम मान लेते हैं K1 है, और इसकी ऊष्मी चालकता K2 है। हम ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों को मिलाने से नई ऊष्मी चालकता क्या होगी, यानी नई थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि नई थर्मल कंडक्टिविटी, देखो इसको भी रटो मत, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, मैं आपको इसको भी निकाल के बताता हूं, और आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। सुनना मेरी बात को कि क्या बेटा, हमें बात पता है कि दो अगर चालक जोड़ देते हो तो नया प्रतिरोध बनता है, नया रेसिस्टेंस कितना बनता है, उसका फॉर्मूला R1 प्लस R2 होता है। ये बात तो सब लोग जानते हैं, हम जानते हैं, तो इसी से निकालेंगे। आर प्रतिरोध का फॉर्मूला अभी आपने पिछले पेज पर पढ़ा था, आर बराबर एल अपॉन के। नहीं भूले होगे तो मैं आपको बता दूं, अभी आपने लिखा था आर बराबर एल अपॉन के, ये फॉर्मूला लिखा था। इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, आर की जगह लिख देते हैं लंबाई 2 है, लंबाई कुल लंबाई कितनी है L1 प्लस L2, तो ये हो गया L अपॉन के ए, और अपॉन में के का मान हम रख देते हैं के इक्विवेलेंट, यानी तुलनात्मक तुल्यांक, और इनटू में कितना हो गया ए एक ही है। ये हो गया आर का फॉर्मूला एल अपॉन के, एल है टोटल L1 प्लस L2, ए एक ही है, और के कितना हो गया के इक्विवेलेंट। बराबर में R1 को लिख सकते हैं इस अकेले का L1 अपॉन K1 इंटू ए तो एक ही है, और प्लस में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं L2 अपॉन K2 इंटू ए। मुझे बताओ क्या दोनों साइड से ए मर जाएगा, और दोनों साइड से ए मर जाएगा तो क्या के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बेटा मैं लिखना चाहूं, तो क्या के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखना चाहूं, तो क्या के इक्विवेलेंट इस तरफ ले आऊं, तो क्या मैं के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, के तुल्यांक का फॉर्मूला, के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन जाएगा L1 प्लस में L2 अपॉन में L1 अपॉन में K1, L1 अपॉन में K1, L1 प्लस L2 अपॉन में L1 अपॉन K1 प्लस में L2 अपॉन K2। मुझे बताओ क्या बात है, आपको समझ में आ रही है मेरी बात, क्या बात क्लियर है। और ये फॉर्मूला होता है मेनली, हाँ जी भैया जी। तो सर इसमें इलेक्ट्रिक कहाँ से आ गया बेटा, इलेक्ट्रिक नहीं आता है इसमें, इलेक्ट्रिक जैसा है इलेक्ट्रिक नहीं है बेटा, है ना। जैसे गुड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं वो हीट के भी होते हैं, तो वैसे ही दोनों चीजें एक जैसा व्यवहार करती हैं, क्योंकि दोनों के अंदर बहते तो इलेक्ट्रॉन ही है। चलिए जी, ठीक है जी, बात समझ में आई। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो ये हुआ, अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि अगर दोनों की लंबाइयां सेम होती तो कितना होता बेटा, अगर दोनों की लंबाई सेम होती तो ऊपर हो जाता 12, और दो ऊपर 12 नीचे हो जाता, एल से एल कॉमन लेकर काट देते, और मैं आपको बता दूं उसका फॉर्मूला कितना बनता, ये होता के इक्विवेलेंट बराबर हो जाता 2 इंटू K1 इंटू K2 अपॉन में होता K1 प्लस K2, ये फॉर्मूला निकलता, ये कितना होता K1 प्लस K2। और आपको मैं बता दूं इसी पेपर में सवाल आया था, यही पेपर में आया था, मैं आपको बता दूं क्या सवाल आया था, एग्जैक्टली यही पेपर में आया था। क्या सवाल था, पेपर यह था कि दो मटेरियल हैं, दो पदार्थ हैं
जिसकी ऊष्मीय चालकता K और 3K है। बोला गया था क्वेश्चन में दो चालक यानी दो कंडक्टर हैं जिनकी लेंथ बराबर थी और बोला गया था उनकी थर्मल कंडक्टिविटी ऊष्मीय चालकता K और 3K है, और बोला गया था बताइए इन दोनों को जोड़ा जाए तो बताइए इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आ रखा है, तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते थे, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी। 2 इंटू K इंटू 3K अपॉन में K प्लस 3K, और आपको आंसर अपना निकाल देना था, जो बहुत आसानी से निकाल पाते। और यही पेपर में प्रश्न आया था जो 2 कौड़ी का प्रश्न था। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की बात लेकर चलूं तो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में इसका फॉर्मूला ये होता था 2 इंटू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 अपॉन में एक ही फॉर्मूला निकाल रहा हूं, आगे चल के नहीं निकालूंगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। और इस तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में था, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले में था। अब आप कहेंगे सर जी हमने नहीं पढ़ा, इसीलिए मैं इस चैप्टर में इसको नहीं पढ़ा रहा हूं। हम इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी में नहीं पढ़ेंगे, आप इसी को देखकर इससे कॉपी पेस्ट वहां पे कर लेंगे, आप बिल्कुल एज इट इज पढ़ के चलेंगे। तो आप ये समझ के चलो कि इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी भैया जी, अब बोले दुर्गेश सर मैं आपका रिकॉर्डेड क्लास करता हूँ, आपका फैन हो गया हूँ। क्या हुआ? आपका फैन हो गया हूँ आप? ये सर जैसे एक लेवल ऊपर पढ़ाते हैं। हाँ भैया मैं तो एक लेवल ऊपर ही चलता हूँ हमेशा यार, कभी मेरा रहा ही नहीं कि यार बैच कंप्लीट करने के लिए पढ़ा रहा हूँ। हमेशा मेरा रहता है कि यार रैंक 1 के लिए पढ़ा रहा हूँ। इतना सब पढ़ाने का उद्देश्य यही है बस, रैंक 1 हमेशा से। चलिए अगर मैं बात लेकर चलूं तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था पेपर में, लेकिन मैं आपको एक और चीज निकाल के बताऊंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ये है। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की कि समांतर क्रम में क्या होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, समांतर क्रम में क्या होगा, इसको और देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम और देख लेते हैं। तो ये है समांतर क्रम, समांतर क्रम। बच्चों अब की बार हमें दो चीजें एक के बाद एक जोड़नी है। चलिए जी, जोड़ दी हमने एक के बाद एक, समांतर क्रम में जोड़नी है। चलिए जी, जोड़ दी हमने एक के बाद एक। इसका काट का क्षेत्रफल A1 मान लेते हैं, इसका काट का क्षेत्रफल A2 मान लेते हैं, क्योंकि अब मोटाई लंबाई एक ही होगी अब की बार, लेंथ हो गई L। चलिए जी, इसकी ऊष्मीय चालकता K1, इसकी ऊष्मीय चालकता K2। चलिए जी, समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होता है बेटा प्रतिरोध का, ये बात हम जानते हैं, इसी से हम निकालेंगे। 1/r कितना होता है, ये होता है 1/r1 प्लस में कितना होता है बेटा 1/r2। मेरे प्यारे बच्चे मुझे ये बता, क्या r बराबर L/Ka नहीं होता? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं क्या बेटा? मैं आपसे तुमसे झूठ बोलूंगा क्या बेटा? मैं इतना गिरा हुआ थोड़ी आदमी हूं बेटा कि मैं आपसे झूठ बोलूंगा। r बराबर कितना लिखते हैं, L/Ka लिखते हैं। मेरे भाई L/Ka इसको लिखूं तो L तो एक ही आपके A2 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं L/Ka। L/Ka कहने का मतलब ये हुआ कि L तो एक ही है पर Ka, तो Ka की बात लेकर चलो तो कितना होगा, A1 प्लस A2 होगा। देखो यही फॉर्मूला निकलेगा, 1/L/Ka इक्वस टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, अगर मैं लिखना चाहूं पहले की लंबाई तो एक ही है, इंटू में K1 इंटू में क्या है A1 है, क्योंकि एरिया अब अलग है, प्लस में कितना हो जाएगा 1/L/K2 इंटू A2 हो जाएगा। मुझे बोलिए भाई क्या बुरा लग गया मेरी बात का? भाई क्या बुरा लग गया बेटे? बेटे मुझे एक बात बता, इसको थोड़ा सा और हल कर लूं तो नीचे वाली चीज ऊपर ले आऊंगा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं K इक्विवेलेंट इंटू में हो जाएगा A1 प्लस A2 अपॉन में हो जाएगा L, बराबर में लिख दूंगा, ये भी ऊपर ले आऊंगा, ये हो जाएगा K1 इंटू A1 अपॉन में हो जाएगा बराबर में हो जाएगा K2 इंटू A2 अपॉन में हो जाएगा L। बोलो भाई क्या बुरा लग रहा है मेरी बात का? भाई ये हो जाएगा K2 इंटू A2 अपॉन में क्या हो जाएगा L। और बेटा L तो मर जाएंगे ना बेटा, ये तीनों तो मर जाएंगे, और बेटा ये तीनों मर गए तो मुझे एक बात बता, मुझे एक बात बता लाला, मुझे एक बात बता, क्या K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम नहीं लिख सकते हैं? K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम नहीं लिख सकते हैं? K1 A1 प्लस में लिख सकता हूं K2 A2 अपॉन में लिख सकता हूं, हम क्या अपॉन में लिख सकता हूं A1 प्लस A2। मुझे बताइए क्या शर्म वाली बात है? और आपको अपनी पाथफाइंडर की किताब में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको मजा आएगा कर कर। बोलो भाई, बोलो भाई क्या दिक्कत है भाई?
तो आप इस तरीके से सवाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो अगर मैं लिखना चाहूं और अगर क्वेश्चन में यह भी दे दिया जाए जो ज्यादातर 99% केसेस में होगा a1 बराबर a2, तो अगर इन दोनों को बराबर कर दोगे, एक कॉमन ले लोगे, नीचे से काट दोगे, तो आंसर कितना निकलेगा? k इक्विवेलेंट बराबर निकलेगा k1 प्लस में होगा k2 अपॉन में होगा 2, यानी सीधे सीधे एवरेज लिखना होगा। और इसको याद रखें, ये आपके पेपर में आ सकता है, याद रखें, इस साल के एग्जाम में आ सकता है, इस साल आ सकता है, इस साल आ सकता है। और इसी तरीके से बात लेकर चलूं तो इस साल क्या कर सकता है? आ सकता है। और इस तरीके से एक और सवाल आपके लिए तैयार है। और कुल मिला के बात लेकर चलूं तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यानी ऊष्मीय चालकता के संयोजन, ऊष्मीय चालकता के संयोजन, ऊष्मीय चालकता के संयोजन। बोलो भैया जी, इससे पहले आपको कहाँ करवाया गया था? कहाँ करवाया गया था? मुझे एक बार जल्दी से बता दो, इससे पहले आपको ये क्वेश्चन कहाँ करवाया गया था? ठीक है जी, चलिए बात समझ आई। चलिए जी, एनडीए का ही पेपर का डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डिस्कशन, एनडीए पी वाई क्यू टू कंडक्टर्स having same length having same length and conductivities k and 3k are joined in series joined in series joined in series joined in series. New thermal conductivity will be new thermal conductivity will be चलिए जी, दो चालक दो चालक जिनकी लंबाइयां जिनकी लंबाइयां जिनकी लंबाइयां समान हो और चालकता के 3k को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, नई चालकता होगी, नई चालकता होगी, नई चालकता होगी। हमसे पूछा गया है कि नई चालकता कितनी होगी। इस तरीके से पूछा गया है कि भैया जी नई चालकता कितनी हो जाएगी अगर दोनों की लंबाइयां समान है। तो हमसे पूछा है नई चालकता क्या होगी, जरा मुझे बताओ तो आपको क्या लगता है कि कितनी होगी, कितनी नहीं होगी? नई चालकता कितनी होगी, जरा मुझे बताओ तो इसका सही उत्तर कितना आएगा? ठीक है जी, 3k/4, बिल्कुल सही बात है सुधाकर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात लेकर चलूं, यानी उसके सॉल्यूशन की बात लेकर चलूं कितना निकल कर आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं इस सवाल को करूं तो भाई मेरा उत्तर जो निकलेगा, हम जानते हैं अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो सीरीज में फॉर्मूला होता था 2 × K1 × K2 अपॉन में होता था K1 + K2, लंबाइयां समान होने पर। और अगर मैं इसका K निकालूं कितना होगा, तो मेरे भाई K जो निकल कर आएगा, मेरे भाई जो K निकल कर आएगा वो निकलेगा K इक्विवेलेंट का मान निकलेगा, K इक्विवेलेंट का मान जो निकलेगा 2 निकलेगा, K निकलेगा, इनटू में निकलेगा 3K निकलेगा, K और 3K है और अपॉन में हो जाएगा K + 3K हो जाएगा। उत्तर की बात लेकर चले तो 6K² अपॉन में हो जाएगा 4K, एक से एक काट देंगे, ये आएगा 3K/2 एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। जरा देखो तो मेरा क्यों लगा रहा है? आपका 3K/4 कैसे आ गया था भाई? हाँ अकरम, 3K/2 आएगा ना तुम लोग। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पहली बार इतने ढंग से फिजिक्स समझ में आई है। थैंक यू, धन्यवाद भैया सेजल यादव, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद तारीफ के लिए। ऐसे नहीं, तारीफें करती रहा करो यार। चलिए ठीक है, तो इसके आंसर की बात लेकर चलूं तो कितना निकलेगा? 3K/2 निकल कर आएगा एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। बोलो क्या बात सही है, क्या बात सही है?
चलिए जी, हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अगला है वीडमैन फ्रेंच लॉ। फ्रेंच लॉ, वीडमैन फ्रेंच लॉ, वीडमैन फ्रेंच का नियम, साइंटिस्ट के नाम पर है, वीडमैन फ्रेंच का नियम। ठीक है जी, ठीक है शिवम, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, कर लेना बाकी यार। वीडमैन फ्रेंच लॉ लिखिएगा। द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी is always constant, is always constant। कहने का मतलब क्या हुआ? ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय चालकता और विद्युतीय चालकता, विद्युतीय चालकता का अनुपात हमेशा समान होगा, समान होगा। तो हमसे पूछा गया इन दोनों का अनुपात जो होगा वो हमेशा समान होगा। इसका मतलब बताता हूं सर, 3K आएगा, कोई बात नहीं बेटा, कैलकुलेशन देख लेना, अगर मेरी भी कहीं मिस्टेक हो तो आप सही कर लेना बेटा, है ना। ठीक है, 3K आएगा तो 3K चेक कर लेना, हो सकता है मेरे से भी कभी मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन करने में, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप बस क्वेश्चन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। शिवम, हो सकता है मैंने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर दी हो, ऐसा हो जाता है कभी जनरली ना, कभी कभी, तो आप वो कर लेना अपने हिसाब से जैसा भी हो, अगर मेरे से कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो हमसे पूछा गया है कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा, हमेशा और हमेशा क्या होगा, सेम निकल कर आएगा। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं, इसका मतलब है के अपॉन में सिग्मा इंटू टी, इनका अनुपात क्या होता है, हमेशा नियतांक होता है। इसका मतलब बता दूं आपको सरल शब्दों में, इसका मतलब जो अच्छे हीट के, यानी हीट मतलब ऊष्मा के चालक होते हैं, चालक मतलब होता है कंडक्टर होते हैं, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जो मतलब हीट के अच्छे चालक होते हैं, वह धारा के भी अच्छे चालक होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सोचना नहीं है यार, हीट के अच्छे कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर है, हीट के बैड कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर है। एक बात सरल से समझ के चलिएगा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, कहने का एक सिंपल सा मतलब है, हीट का अच्छा कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर है, हीट का बैड कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का? सिल्वर। तो हीट का भी सबसे अच्छा कौन सा है? सिल्वर। कॉपर क्या है सिल्वर के बाद में, चांदी के बाद में, तो यहां पर भी क्या है? चांदी के बाद। कहने का मतलब मेरा सिंपल सी बात यह है, जो अच्छे चालक होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो अच्छे चालक आपके धारा के भी होते हैं, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। आप ये समझ के चलो कि दोनों के दोनों एक जैसी चीज है ना जी, दोनों सी बात है। तो भैया जी एक बात सिंपल सी समझ के चलो, बस इतनी सी बात है, इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लो कि जो अच्छे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं वो इसके भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसके भी क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसके भी क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसका भी क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर होते हैं। बात समझ में आ रही है?
इस तरीके से आपका ये वीडमैन फ्रेंच लॉ भी कंप्लीट होता है। सर सिग्मा के बाद टी क्या है? टी इज टेम्परेचर, तापमान। इस तरीके से हम इस चीज को पढ़ सकते हैं और ये हमारा क्या है? टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसको हम क्या बोलते हैं? वीडमैन फ्रेंच लॉ कहकर चलते हैं। बोलिए किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बोलो भैया किस टी क्या है सिग्मा के बाद? बेटा अकरम, टी का मतलब टेम्परेचर है, किसी गिवन टेम्परेचर पे दी गई ये चीज। दिख नहीं रहा है पी कलर, पिंक कलर में, कोई बात नहीं मैं कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, चलिए जी, अभी दिख रहा है? ठीक है जी। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो लिखा यह है कि माइका इज एक्सेप्शन, माइका इसका पालन नहीं करता। माइका जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा का अच्छा चालक नहीं है। तो इस तरीके से ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। ठीक है जी, अब आपका करीब 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक और रह गया है। इसके बाद हीट कंप्लीट है, हम थर्मोडाइनमिक्स स्टार्ट कर देंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलो कि परसों से थर्मोडाइनमिक्स स्टार्ट हो जाएगा। और परसों क्या है? फ्राइडे। हाँ तो फ्राइडे है ना? परसों क्या है? फ्राइडे नहीं, परसों है ना? आज क्या कल थर्सडे है ना? ठीक है, तो परसों फ्राइडे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलो परसों फ्राइडे, सैटरडे, मोस्ट प्रोबेबली संडे या मंडे को खत्म कर देंगे थर्मोडाइनमिक्स पे। चलिए जी, रेडिएशन सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो, तो अभी तक जितना भी आपने टॉपिक पढ़ा इसका नाम था कंडक्शन, यानी जो अभी तक पढ़ा आपने वो था चालन, जिसमें क्या रही थी? रॉड के अंदर ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, यानी रॉड के अंदर हीट जा रही थी। अब हम ये जानना चाहते हैं मेरे पास, बेटा माइका क्या है? सत्य प्रकाश, बेटा माइका एक एलिमेंट है, पदार्थ है ना? आप इसको गूगल पे सर्च कर लेना बाकी। ठीक है, अगर मैं बात लेकर चलूँ तो आप ये समझ के चलो, ये सब सवाल क्या पूछ रहे हो यार? सर कभी यूके आओ, उत्तराखंड आएंगे बेटा? उत्तराखंड तो आते रहते हैं यार, उत्तराखंड से तो मैंने पढ़ाई की है यार, उत्तराखंड तो मैं आता रहता हूँ। उत्तराखंड कोई नई चीज़ थोड़ी ना है यार, अपनी ज़िंदगी के 2 साल मैंने उत्तराखंड में गुजारे हैं, तो आप वहाँ तो आता रहता हूँ। मेरे को तो बहुत प्यारी जगह लगती है। तो 4 साल मैंने हिमाचल प्रदेश में गुजारे हैं और 2 साल मैंने वहीं गुजारे हैं। चलिए, कोई बात नहीं बेटा, मैं यालिनी जब पीडीएफ ले लेना तब तक पढ़ लेना, आप तो आगे चलते हैं। तो अभी तक हम बात लेकर चले तो अभी तक हमने कंडक्शन यानी चालन की बात की थी कि आखिर हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, जिसका फॉर्मूला आपने लिखा था Q/T इक्वल टू के ए इंटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स, यही फॉर्मूला लिखा था। अब हम ये जानना चाहते हैं रेडिएशन के कारण, विकिरण के कारण ऊष्मा कितना तेजी से बाहर जाती है, यानी रेडिएशन से कितना तेज जाती है। कंडक्शन से जाती है Q बराबर के ए डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स इंटू टी, और हम जानना चाहते हैं कि रेडिएशन से कितनी जाती है। तो अब जो हम ऊष्मा का फॉर्मूला लिख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, वो कंडक्शन का ना होकर रेडिएशन के फॉर्मुलेज हैं। अब हम जो कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप ये समझ के चलिएगा, अब हम रेडिएशन के टॉपिक पर आ गए, विकिरण पर, और जानना चाहते हैं कि विकिरण में आखिर ऊष्मा कितना एक स्थान से दूसरे स्थान चलती है। तो अब हम जानना चाहते हैं रेडिएशन का टॉपिक, जिसको हम विकिरण कहकर चलते हैं। आइए विकिरण की बात करते हैं। वैसे मैं आपको बात बता दूं, मैंने ये चैप्टर बहुत तेजी से कंप्लीट किया है। कुल मिला के जो अभी तक का जो हीट का टॉपिक है ना, वो करीब 9 से 10 चैप्टर 10 में खत्म होता है। हमने इसको खत्म कर दिया है 7 के अंदर, मतलब अभी तक का जो टॉपिक है, मतलब 2 क्लास में तेज चल रहा हूँ, ये समझ लीजिए। मैं 17 साल से उत्तराखंड में। ठीक है जी सर जी, मेरा आर्मी क्लर्क का एग्जाम निकल गया है, आप आशीर्वाद दोगे तो फिजिकल निकल जाएगा, अच्छा जाएगा। बिल्कुल बेटा, हम तो चाहते हैं कि आप इतना तेज दौड़ें, इतना तेज दौड़ें। हम तो कहते हैं कि अब सबसे आगे निकल जाएं, और इतना आगे निकल जाएं कि कोई पीछे मुड़ के भी ना देख पाए। बैकलॉग कंप्लीट कैसे करें? कोई तरीका नहीं है बेटा, इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है। अपने आप पढ़ाई करो, एक दिन में 2 3 3 4 4 वीडियोस देखो, है ना, और अपना बैकलॉग कंप्लीट करो। सबसे पहले बैकलॉग कंप्लीट करो, फिर आप लाइव पर आओ। हमेशा रोज बोलता हूँ बैकलॉग पहले कंप्लीट करो। क्या हुआ? राजस्थान कैसा लगता है? नहीं यार, राजस्थान भी अच्छा लगता है। ठीक है, राजस्थान भी अच्छा लगता है, राजस्थान भी काफ़ी जगह रहा हूँ मैं। जयपुर वयपुर, मतलब बहुत टाइम के लिए तो नहीं, 1 1 2 2 महीने के लिए रुका हूँ मैं जयपुर वयपुर में। वो भी अच्छा है मेरे मेरे लिए। मेरे फादर की सर्जरी हुई थी वहाँ पर जयपुर में, रुका था मैं 2 महीने के आसपास।
हाँ जी हो गया। ठीक है, कितने चैप्टर रहे हैं? चैप्टर तो आपके रह गए हैं करीब, ये मान के चलो कि चैप्टर आपके कितने रह गए हैं? 4 5 6, छः, 6 से 7 चैप्टर आपके बाकी हैं कुल मिला के, एनडीए के हिसाब से। हाँ जी सुने हैं बेटा, ये चक्राता सुने हैं बेटा, अच्छे से सुने हैं बेटा। रेडिएशन विकिरण की बात लेकर चलते हैं, रेडिएशन यानी विकिरण की बात करते हैं। सुनिएगा मेरी बात, रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन के बारे में। मान लेता हूं कि बेटा मेरे पास एक मटेरियल है, कौन सा? एक पदार्थ है, मान लेते हैं एक पदार्थ है, और बेटा इस पर कोई ऊष्मा आई, मतलब कोई हीट, हमने रेडिएशन डाला, रेडिएशन मतलब समझते हो विकिरण डाला, मान लो क्यों डाला, क्यों रेडिएशन डाला। अब मुझे ये बताओ कि अगर इस रेडिएशन पे आएगा, क्या बोल रहे हैं सर प्रैक्टिस कराइए, बेटा प्रैक्टिस तो यूट्यूब पे होगी, यहाँ पे तो नहीं। यहाँ पे तो साथ साथ में जितने क्वेश्चंस करा सकता हूँ उतने करा के चल रहा हूँ, हर टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन डाल देता हूँ। बट अलग से अगर प्रैक्टिस है तो वो तो यार यूट्यूब पे ही होगी। चलिए, तो अगर मैं बात लेकर चलूं, आपने क्यों रेडिएशन डाला, तो अब ये रेडिएशन क्या होगा, 3 पार्ट में होगा। कैसे होगा बेटा? कुछ रेडिएशन होगा जो आर पार निकल जाएगा बेटा, कुछ रेडिएशन होगा जो आर पार निकल जाएगा, कुछ हो जाएगा जो बाहर चला जाएगा, इस तरीके से। मेरी भाई समझते चलना मेरी बात को, अगर मैं बात लेकर चलूं तो कुछ रेडिएशन हो जाएगा जो वापस चला जाएगा, कुछ हो जाएगा जो आर पार निकल जाएगा। जो आर पार निकल जाएगा उसको हम कहेंगे ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड। इसकी बात लेकर चलूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड कहकर चलते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। बेटा आयुष चौहान, क्या देखा है, क्या करोगे जानकर? ठीक है, अभी तो आयुष चौहान पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। ठीक है, बाद में बात करेंगे क्या देखा है क्या नहीं देखा है जिंदगी में, ठीक है ना? भी बुला दूंगा। जाओ। हाँ जी ठीक है, हो गया। चलें आगे। ठीक है, मयंक सिंह राजपूत, बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक आपके उसके लिए। तो भैया जी हमने क्या बोला, अच्छा हम क्या बोल रहे थे, हाँ जी। मान लो बेटा मेरे पास कोई पदार्थ है, लेट अस सपोज, मान लो कि ये वाला पदार्थ है, और इसके ऊपर मैंने रेडिएशन डाला। रेडिएशन क्या होता है, विकिरण। इंफ्रारेड को कहते हैं, इंफ्रारेड मतलब अवरक्त किरणें। मान लो लाइट आई, अवरक्त किरणें, और इसके ऊपर पड़ी। अब इसके ऊपर क्या होगा, कुछ लाइट तो एब्जॉर्ब हो जाएगी ना, कुछ हीट तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ अवशोषित हो जाएगी। अवशोषित की बात लेकर चलूं तो उसको मैं लिख देता हूं, अवशोषित को क्यू ए, यानी एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड का मतलब क्या होता है, अवशोषित। क्या बोलता है, अवशोषित हो जाएगी, अवशोषित, अवशोषित। और कुछ वापस चली जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड। ट्रांसमिटेड को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पारगम्य। इसकी बात लेकर चलूं तो इसको क्यू आर कहेंगे, और इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है परावर्तित, जो इसके अंदर ना जाकर वापस लौट जाएगी। परावर्तित, परावर्तित, मुझे एक परावर्तित, परावर्तित, 1 मिनट रुकिएगा। परावर्तित, फिगर को थोड़ा सा सही कर दूं, ना बनाकर बाहर से बनाना है। रिफ्लेक्ट तो अंदर ही नहीं जाएगी ना, ये हुआ, ये हमने रेडिएशन डाला, और यहीं से जो चीज हो गई है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड। तो भैया जी कुछ तो मटेरियल के अंदर ही नहीं गया, जिसको हमने क्या बोला, रिफ्लेक्टेड। कुछ होगा जो अवशोषित हो जाएगा, और कुछ क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड हो जाएगा। और इस तरीके से हम इसको 3 हिस्सों में क्या करेंगे बच्चों, विभाजित करेंगे, चलेंगे। ठीक है जी, हाँ जी भैया, ठीक है, बिल्कुल आएंगे आयुष, आयुष बेटा। ठीक है, अगर मैं बात लेकर चलूं तो ये समझ के चलिए, ये 3 स्थितियां होती हैं। तो क्या ये कहना मेरा गलत है कि जो कुल विकिरण होता है वो 3 के बराबर होता है, क्यू ए, प्लस में होगा क्यू आर, प्लस में होगा क्यू टी, इन 3 के बराबर होता है। और ये हमारे कुल मिला के विकिरण, हम इसको लिखकर चलते हैं, और ये हमारा कुल मिला के विकिरण का हिस्सा है। बोलिए क्या बात आपको समझ में क्या कर रहा है बेटा? ठीक है, तो इसकी बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम इसको लिखकर चलते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए जी, बात समझ में आ रही है, चलिए जी। ठीक है, अगली बात की बात लेकर चलते हैं। ठीक है, ठीक है नितिल, चलिए। कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है जिनकी और बात कर लेता हूं। एक डेफिनेशन होती है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, इसको बोलते हैं अवशोषण शक्ति।
अवशोषण शक्ति, एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है जी। बेटा एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, सुनो। अगर हम एब्जॉर्प्टिव पावर की बात करें, देखो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास कोई पदार्थ है और इसके ऊपर 100 रेडिएशन डाले, मान लो 100 डाले, तो क्या ये 100 के 100 एब्जॉर्ब कर जाएगा, अवशोषित कर जाएगा? अरे भैया जी 100 के 100 एब्जॉर्ब कैसे हो सकते हैं? वो तो दुनिया में एक ही है ना, ब्लैक बॉडी। क्या है ब्लैक बॉडी? काला कलुआ, एक ही तो है कलुआ। कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई, कि जब आप किसी पर रेडिएशन डालते हैं, विकिरण डालते हैं, तो मान लो 100 डाले तो हो सकता है 90 अवशोषित हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। 100 डाले तो हो सकता है 10 एब्जॉर्ब हो जाए। तो मेरे भाई कितने डाले, कितने अवशोषित हुए बटा टोटल, उसको हम क्या बोलते हैं? अवशोषण शक्ति कहते हैं। शक्ति मतलब एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन बटा टोटल रेडिएशन, अवशोषित विकिरण बटा कुल विकिरण, अवशोषित विकिरण बटा कुल विकिरण। कहने का मतलब है कितने डाले और कितने अवशोषित हो गए, इन दोनों का अनुपात है मेरे भाई, इन दोनों का रेशियो है मेरे भाई। कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब समझो, द रेशियो ऑफ, इसको ए से लिखते हैं, द रेशियो ऑफ absorbed radiation absorbed radiation to total incident radiation, total incident radiation, total incident radiation is called absorptive power, is called एब्जॉर्प्टिव पावर। ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी जब हम ब्लैक बॉडी पढ़ेंगे तो इसका जिक्र आएगा, जब हम कृष्ण का पढ़ेंगे ना तब इसका जिक्र आएगा। एब्जॉर्प्टिव पावर कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अवशोषित विकिरणों, अवशोषित विकिरणों और कुल आपतित विकिरण, आपतित विकिरण का अनुपात, का अनुपात, का अनुपात अवशोषण शक्ति कहलाता है, अवशोषण शक्ति कहलाता है, शक्ति कहलाता है, कहलाता है, अवशोषण शक्ति कहलाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अवशोषण शक्ति कहकर चलते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अवशोषण शक्ति कहते हैं। अवशोषण शक्ति हर चीज की अलग अलग होती है। जैसे मैंने ये कहा, और मान लो इसके पास 100 पड़े, इसके ऊपर 100 पड़े, इसके ऊपर 100 रेडिएशन आए, तो 100 में से कितने अब्जॉर्ब हो गए, कितने अवशोषित हो गए, उनकी संख्या को हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्ब्ड अपॉन, तो हमने क्यू टोटल डाला और कितने एब्जॉर्ब हो गए, अवशोषित हो गए, उन दोनों का अनुपात हम इसको कहकर चलेंगे। इन दोनों का अनुपात हमारे पास क्या ये है? तो एब्जॉर्प्टिव पावर का फॉर्मूला हो गया, जितने एब्जॉर्ब हुए अपॉन में टोटल जितने आए, अपॉन में टोटल जितने आए, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्टिव पावर कहलाता है, यानी अवशोषण शक्ति कहलाता है। और ना तो इसकी कोई यूनिट होती है और ना ही इसकी कोई डायमेंशन है, ना तो इसका कोई मात्रक है और ना ही कोई इसकी विमा है। ना मात्रक है और ना विमा है। थोड़ी थोड़ी कुछ डेफिनेशन है। चैप्टर अब 1 घंटे का भी नहीं रहा है, मुश्किल से 45 मिनट का रहा है। मुझे लगता है कि कल चैप्टर बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से हम एब्जॉर्प्टिव पावर कहकर चलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्टिव पावर कहते हैं। बताइए जी भैया जी, बोलो। ये पानी का है, लेके आओ। चलिए हो गया, ठीक है, ठीक है जी भैया। किसी को कुछ पूछना है पूछ लो भाई। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये कहकर चलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं। चलिए जी, अब जैसे किसी से अवशोषण कितना हुआ, तो हम ये भी जानना चाहते हैं किसी से निकलेंगे कितने, इसकी भी बात करेंगे। तो अब हमारे पास है, मैं तो चाहता हूं आज ही कंप्लीट हो जाए यार। अगला है एमिसिव पावर। क्या बोलते हैं इसको? एमिसिव पावर। इसको बोलते हैं अवशोष उत्सर्जित शक्ति। तो थोड़ी सी कुछ डेफिनेशन है, थोड़ा सा इनकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के, इसलिए, वरना ठीक है जी।
एक सेकेंड का समय दीजिएगा। इसमें डालो। ये रख लेना, ये खेल लेना से। चलिए, उत्सर्जित शक्ति। सर जब पोटैटो को बॉइलिंग करते हैं तो बिग हो जाता है, तो ये इसका एग्जाम्पल में नहीं भैया जी। नहीं नहीं बेटा, पोटैटो को बॉईल करने पे बिग हो जाता है, नहीं इसका नहीं है ये सब एग्जाम्पल। पोटैटो तो यार सब्जी तक ही सीमित रखो पोटैटो को, और क्या किसका नाम ले दिया, पूरा मूड ही खराब कर दिया सब्जी का। चलिए ठीक है, तो एमिसिव पावर क्या है? द अमाउंट ऑफ रेडिएशन, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड, एमिटेड। ये जो डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ ना यार, ये आप बुक में जब पढ़ोगे ना, अपनी डिफेंस की बुक्स में या आप कोई भी बुक में पढ़ोगे, तो यार ये डेफिनेशन समझना बहुत मुश्किल, मतलब लोगों को बहुत मुश्किल लगती है। मैं आपको रियलिटी बात बताऊं, आप जब देखोगे ना यार, इनकी डेफिनेशन इतनी डिफिकल्ट डिफिकल्ट बना रखी है कि नॉर्मल आदमी को समझ ही नहीं आ रही कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, आप पढ़ के देखना, अजीब अजीब से डेफिनेशन डाल रखी है, जबकि सिंपल से बात लेकर चलो तो बहुत सरल से शब्दों में आप इसको समझ सकते हो कि होती क्या है डेफिनेशन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आयुष सर, आपने ऐसी फिजिक्स कहाँ से सीखी? अरे यार देखो, ऐसा नहीं है कि कहाँ से सीखी, एक्चुअल में क्या है यार, सबसे स्टार्टिंग से ही पढ़ने में मैं स्टूडियस बच्चा रहा हूँ, मतलब पढ़ाई करने वाला रहा हूँ। तो एक्चुअल में क्या होता है कि तो आदत रही है ना यार फिजिक्स को पढ़ने की, अपनी ज़िंदगी में बीटेक किया है, एमटेक किया है, अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन कवर क्लियर किए हैं, तो इस कारण से क्या है ना, अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें बना के रखी हैं। तो क्या करें, मतलब आदत है कि चीज़ें पढ़ने की, चीज़ों को बताने की। तो मैं कई सारी बुक्स पढ़ता हूँ, उन बुक्स से आपके मैटर निकालता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करता हूँ, हर साल अपने आप को अपडेट करता हूँ क्वेश्चंस में लेकर, क्वेश्चंस को लेकर, कॉन्सेप्ट को लेकर, कंटेंट को लेकर। जो मुझे लगता है कि कोई नई चीज़ पूछी गई है किसी एग्जामिनेशन में तो उसको डालता हूँ, ताकि मैं पर्पसफुली यही बोलता हूँ। इसलिए देखना यार, हम लोगों से बहुत सारे बच्चे, आप लोग जानते भी होंगे, हम लोग के साथ बहुत सारे दिनों से कनेक्टेड भी होंगे, तो आपने देखा होगा इसीलिए लोग ऑल इंडिया रैंक वगैरह ये सब चीज़ें एआईआर वगैरह आ जाती हैं। तो इसका रीज़न क्या है ना, जब आप सब कुछ पढ़ाते हो और एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ाते हो सारी चीज़ों को, तो अल्टीमेटली आपकी सब चीज़ें रैंक वैंक आ ही जाएंगी। लेकिन उनके लिए भी ना बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। और यार भगवान की कुछ भी कृपा कह लो, अच्छे बच्चे हमें हमेशा मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से, जो रैंक ला के दे देते हैं। क्या हुआ है ईश्वर सर, मुझे क्या हुआ है ईश्वर सर, मुझे आपकी तरह फिजिक्स का गैंगस्टर बनना है जी? ठीक है, नहीं यार, अपनी ज़िंदगी में अफसर बनो। हम ज़िंदगी में कीड़े मकोड़ों ज़िंदगी जीने नहीं आए हैं, है ना, एक बात याद रखो। सब जो साधारण ज़िंदगी जी रहे हैं ना, उस ज़िंदगी को जीने नहीं आए हैं। आप उस ज़िंदगी को जीने आए हैं जिसका लोग सपना देखा करते हैं। आप उस ज़िंदगी को जीने आए हो ना, जिसमें अच्छे अच्छे लोग नहीं जा पाते, लोग चाहते भी है जाना तब भी नहीं जा सकते। आपने कई लोगों को सुना होगा, जैसे खान सर के बारे में सुना होगा, वो भी बनना चाहते थे पहले। आपने राकेश यादव सर का सुना होगा, उन्होंने भी, वो भी एनडीए में जाना। आपने देखो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इसमें जाना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाते। तो लोगों के बहुत सपने होते हैं जो लोग नहीं कर पाते हैं। उसके बाद भाई 12th के बाद में आपको इतनी बड़ी जॉब मिलना, वो भी ऑफिसर रैंक पे इतनी बड़ी जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है भाई। ये समझ लो आप जिंदगी में बहुत अच्छी जगह पर हो। 12th के बाद अच्छी जॉब लेना, 12th के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लेना, उससे ज़्यादा खुशी का पल कुछ है ही नहीं। बोल कितना भी लो, कितना भी किसी का भी मजाक उड़ा लो, किसी को भी कितनी गाली दे लो, लेकिन एक बात बता दें आपको, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सच में, आप में बहुत सामर्थ्य है। थोड़ा सा तैयारी कीजिए। आप में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ज़िंदगी में आप नहीं कर सकते हो, आपके बस की बात है, इसलिए आप तैयारी करो। बस ये याद रखना, आपने तैयारी स्टार्ट क्यों की थी, उसको आखिरी तक लेकर जाना, लड़ते रहना आखिरी समय तक, जब तक सिलेक्शन ना हो। आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। चलिए जी, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम इज नोन एज, इज नोन एज एमिसिव पावर। पावर कहने का मतलब ये हुआ कि
किसी क्षेत्र से या किसी वस्तु से प्रति एकांकी क्षेत्रफल और प्रति एकांकी समय में उत्सर्जित विकिरणों को उत्सर्जित शक्ति कहते हैं। उत्सर्जित शक्ति कहते हैं। बस यही और है, इसके बाद डेफिनेशन खत्म हो जाएंगी। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें किरचॉफ लॉ में, इसलिए थोड़ा सा तो मुझे आपकी तरह फिजिक्स का गैंगस्टर बिल्कुल भैया आयुष बिल्कुल पढ़ते रहो यार मुझसे। सर अगर मुझे एक गवर्नमेंट जॉब निकालनी है तो मुझे कितना रगड़ना पड़ेगा। रगड़ना कुछ नहीं होता बेटा ज़िंदगी में, है ना। करना क्या है और ज़िंदगी में यार, आपको मौका मिला है, आपके पेरेंट्स आपकी तैयारी कर रहे हैं, इससे बड़ी और चीज़ ज़िंदगी में क्या हो सकती है। बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग समय की अगर वैल्यू समझो ना, आप समझो आप ज़िंदगी में आपको पेरेंट्स क्या देके जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही ये चीज़। ये जो समय है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत ज़िंदगी का ये समझ लीजिए बहुत बड़ी चीज़ है। कैसे भी करें, चाहे आपको 15 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे आपको नींद 3 घंटे की लेनी पड़े, सिलेक्शन होना चाहिए। कोई मैटर नहीं करता नींद क्या होगी, पूरी ज़िंदगी पड़ी है सोने की। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज एमिसिव पावर। तो एमिसिव पावर बताता है कि किसी क्षेत्रफल से प्रति सेकंड कितने विकिरण निकल रहे हैं, उसको बोलते हैं उत्सर्जित शक्ति। जैसे उदाहरण के तौर पर बच्चों बात लेकर चलूं, मान लो मेरे पास एक पदार्थ है और मैं आपसे बोलता हूं कि इस पदार्थ से विकिरण निकल रहे हैं। हमने कहा जी सर जी ठीक है जी, आपकी बात मान ली, विकिरण निकल रहे हैं, ये रहे निकल रहे हैं विकिरण, दिख भी रहे हैं विकिरण निकलने। अरे भैया जी कितने अच्छे से विकिरण दिख रहे हैं, विकिरण निकलना दिख भी रहे हैं। और बच्चे अगर विकिरण निकलना दिख रहे हैं तो विकिरण निकलना दिख रहे हैं अगर मेरे भाई, तो मुझे ये बता के चलिएगा विकिरण निकल रहे हैं। मान लो इसका क्षेत्रफल ए है और प्रति सेकंड समय है, तो अगर मैं बात लेकर चलूं ई का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा Q बराबर A इंटू टी। और इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसको उत्सर्जित शक्ति कहते हैं और यही है हमारा Q। Q को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा कहते हैं, यानी हीट कहते हैं, हीट एनर्जी जो भी आप कहते हैं। एक को आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। और अगर मैं बात लेकर चलूं बच्चों, तो टी को हम क्या बोलते हैं, टाइम कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, समय कहकर चलते हैं। बताइए क्या आपको बात समझ में आई, क्या आपको बात समझ में आई। और इसी को क्या बोलते हैं, हम विकिरण कहकर चलते हैं। मुझे बताइए क्या बात समझ में आई। और यही हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं मेरे भाई। क्या आपको बात समझ में आई, आप EAT करके याद रख सकते हैं, ईट से याद रख सकते हैं। और इस तरीके से होता है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा रेडिएशन यानी विकिरण निकलेंगे। इसलिए जब चाय ठंडी करनी होती है तो थाली में डाल देते हैं, चाय तुरंत ठंडी हो जाती है। क्यों, क्योंकि विकिरण निकलते हैं। क्षेत्रफल जितना ज्यादा उतने ज्यादा विकिरण निकलेंगे और इसी कारण से रेडिएशन निकलेंगे और इसी कारण से चाय जल्दी ठंडी होगी। एरिया बढ़ाने से ज्यादा जल्दी हीट निकलती है बाहर। तो इसी तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। और बस करते हैं आज के लिए, बाकी हम पढ़ेंगे कल के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, और मुलाकात होगी हमारी कल के दिन। ठीक है जी, कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। अच्छा एक बात और, कल प्रैक्टिस करना चाहोगे तो मुझे बता दो, कल कौन सा टॉपिक की प्रैक्टिस की जाए, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसकी प्रैक्टिस की जाए, ये और बताते जाओ कि मैं प्लान करता हूं कल की एक क्लास का। मुझे बता दो कि कौन से कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस की जाए। जय हिंद बेटा, जय हिंद अक्रम। ठीक है चलिए जी। सर मैं ओवर एज हो गया हूँ, दोबारा इंटर पास किया और NDA के लिए। बहुत बढ़िया करण चौधरी, है ना, करके दिखाओ यार इस बार, है ना। थैंक्स भी आर्यन। ठीक है, कल ग्रेविटेशन, चलो ठीक है, 2D और ग्रेविटेशन की ज़्यादा लोग मैसेज कर रहे हैं। ठीक है चलो भाई, ग्रेविटेशन करते हैं फाइनल। कल हम ग्रेविटेशन का मॉक रख के चलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, मॉक